नमस्कार। ये भी गया? ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। तबीयत खराब ही है, सबकी खराब है। कल से मेरी भी खराब हो रही है, तो हो सकता है आगे कुछ आपको पोस्टपोन फिर मिले। फीवर आ रहा है अभी। आवाज नहीं आ रही क्या? चेक कराएंगे, अभी कोरोना चेक नहीं करा, आज ही आया फीवर। कल शाम से आ रहा था थोड़ा। जूनियर पहले से बेटर है। ठीक है, तो थोड़ी देर लेते हैं क्लास, देखते हैं कितना ले पाते हैं ना। ठीक है, चलिए चैट बंद कर रहे हैं। हाँ, मेरी भी तबीयत खराब है, आज दिखाऊंगा। ठीक है, चैट बंद कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये बताइए कि यहाँ तक हो गया था कि 3 केसेस बताए थे मैंने डेल्टा एस यूनिवर्स के। डेल्टा एस यूनिवर्स कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, यहीं तक हुआ था ना। यहाँ तक हुआ था, तो एक बार अंगूठा दिखा दें सब लोग। ठीक है, इसको क्या हुआ? अब सर्वर को भी दिक्कत आ गई। एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, एक बार रीस्टार्ट करो। बेटर। अभी सब सही? अभी सब सही है? अंगूठा दिखा दीजिए, स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक की चर्चा हो गई थी। मैं धीमे धीमे बोलूंगा, आराम से। मेरे ख्याल सुनाई पड़ रहा होगा सबको, है ना। तो कंक्लूजन यहाँ तक निकला था, सेकेंड लॉ का। तो अगर आप सेकेंड लॉ को कंक्लूड करें तो उसके 3 कंक्लूजन है। नंबर 1, डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव आ जाए। नंबर 2, या तो डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आएगा। नंबर 3, या तो डेल्टा एस टोटल 0 आएगा। ये 3 बातें हो सकती हैं। इन 3 बातों को जरा समझना शुरू करें। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव में आ जाता है, यानी कि वो बढ़ती है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। यानी कि नेचर हमेशा उन प्रोसेस का सपोर्ट करता है जिससे यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी बढ़े। अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव आ गया तो मामला हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ये 0 आ गया तो फिर इसका मतलब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है। यहां तक की चर्चा हो गई थी, है ना। यहां तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे, अभी आप एक सवाल लेते हैं। जे में क्वेश्चन आया था करीब 2014 में, 2014 का शायद है।
देखिए कंसेप्चुअल सवाल था, इसमें थोड़ा सा ये चेक करना था कि आपके मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। H2O लिक्विड, H2O गैस, नीचे लिखा हुआ था एट 1 atm। ये भी चला गया क्या भैया? ये भी सही आ रहा तो फिर एक बार अंगूठा दिखाइए। और ठीक है, बेवजह के उसमें तो हमसे मत करिए, वैसे क्लास डिस्टर्ब है तो और डिस्टर्ब ना करें, है ना। ये तो बीच में बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे एक सवाल था, एट 1 atm 373 केल्विन, ये दिया हुआ था डेटा, और इस पे 4 ऑप्शन थे। आपसे पूछा गया था डेल्टा सिस्टम जो होगा और डेल्टा सराउंडिंग जो होगा उसके लिए 4 ऑप्शन। स्टार्ट करें। दोनों ग्रेटर देन 0, दोनों लेस देन 0, पहला ग्रेटर दूसरा लेस, पहला लेस दूसरा ग्रेटर। स्टार्ट। इसका पोल शो कर रहे हैं, ये सवाल था। ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन डन था क्या? अच्छा 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 अच्छा। और कौन कौन से क्वेश्चन फिर हो गए थे पिछली क्लास में? एक बार देख ही लेता हूँ मैं पिछली क्लास खोल के, क्या क्या डन हो गया था। और कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे? ये वाला हुआ था कि इसके पहले एक दूसरा हुआ था, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। ना ना ना, ये नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। चलो ये हो भी गया था तो ठीक है, इसको छोड़ देते फिर। ये हो गया था तो छोड़ देते हैं इसको, पोल करा देते हैं, देखो पता चल जाएगा हो गया था कि नहीं हो गया था। मान लो ये भी आप गलत कर रहे हो गया तो उसके बाद भी तो मान के चलने हो गया था। 90% लोग, 10% तो कभी नहीं सही करते हैं। चैट इनेबल नहीं है तो क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन टैब है ना, वहां पे लिख दीजिए आप कि हो गया था। ठीक है, यहीं तक हुआ था क्या? ये लास्ट बात थी क्या? ये लास्ट बात थी? ठीक है, तब भी सोचो। ठीक है, समझ गया समझ गया मैं। तब भी 82% लोग कैसे हुआ? ये लास्ट स्लाइड यही थी क्या? ओके ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ जाते हैं, ये डन है। नेक्स्ट पे चलो, स्लाइड नंबर 3। तो ये डन हो चुका है लास्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड नंबर 3 पे आइए। स्लाइड नंबर 3 पे अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस को जरा कंक्लूड करते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। मान लीजिए एक सिस्टम है और रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे कि आपने पढ़ा है कि हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये सिस्टम है, बाहर सराउंडिंग है, ठीक है, और यहां से यहां हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो मान लीजिए डी क्यू हीट ट्रांसफर हुआ, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया यहां से। अब डिफरेंशियल क्यू हीट ट्रांसफर हो गया तो आप कहेंगे कि ये सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस अगर दिखा रहा है तो रिवर्सिबल प्रोसेस वही लोग दिखाते हैं जो हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसका मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सराउंडिंग के साथ। और अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वही सराउंडिंग का भी होगा। तो अगर सिस्टम टी टेम्परेचर पे होगा तो सराउंडिंग भी टी टेम्परेचर पे होगा। तो सवाल पहला ये उठता है कि हीट ट्रांसफर क्यों होगा? अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन ही यही है कि थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। नंबर 1 बात।
आपको बताया था कि रिवर्सिबल में हर जगह इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है ना, तो यहाँ भी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन एट एवरी स्टेज, है ना, विल बी मेंटेन एट एवरी स्टेज। तो हर एक स्टेज पे आपको थर्मल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर एक स्टेज पे थर्मल इक्विलिब्रियम मिलेगा तो जो सिस्टम का टेम्परेचर है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों सेम है, इसका मतलब तो ये हीट ट्रांसफर कैसे हो गया? पहला लॉजिकल सवाल ये उठता है। तो आप कहेंगे यहाँ से वो डिफरेंशियल क्यों हीट ट्रांसफर हुआ है, मतलब ना के बराबर। तो सिस्टम ने सराउंडिंग को ऐसा बहुत बड़ा हीट ट्रांसफर नहीं कर दिया कि 40 जूल 50 जूल, बहुत छोटा सा डिफरेंशियल क्यू ट्रांसफर किया है और सिस्टम ऑलमोस्ट उसी टेम्परेचर पे है जिस पे सराउंडिंग है। तो इन दोनों के बीच में नेग्लिजिबल गैप है, ठीक है, तो नेग्लिजिबल हीट ट्रांसफर हुआ है। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो ये सवाल टेक्निकल है कि भाई हीट ट्रांसफर कैसे हो गया, समझ पा रहे हैं कैसा हीट ट्रांसफर हुआ? बहुत डिफरेंशियल, ना के बराबर, क्योंकि हीट ट्रांसफर तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है। तो आप कहेंगे इनके बीच में ना के बराबर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा और ये लगभग लगभग थर्मल इक्विलिब्रियम में हमेशा मेंटेन रहेंगे। जैसा आपको बताया गया था ना, पी माइनस डीपी डीपी करते जाओ और वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, डीवी डीवी, वैसा ही चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, जब आप यहाँ पे सिस्टम के लिए साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो क्योंकि सिस्टम से हीट गई है तो सिस्टम के लिए साइन कन्वेंशन नेगेटिव होंगे, तो माइनस डी क्यू, और सराउंडिंग को हीट मिल रही तो उसके लिए प्लस डी क्यू। तो आप दो बातें लिखेंगे, एक तो डेल्टा एस सिस्टम और एक डेल्टा एस सराउंडिंग। तो बताइए डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? सिस्टम से हीट बाहर चलेगी तो माइनस डी क्यू बाई टी, सराउंडिंग को हीट मिल गई तो प्लस डी क्यू बाई टी, ठीक है। साइन कन्वेंशन देखो ना, सिस्टम से हीट गई बाहर तो सिस्टम के लिए नेगेटिव साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला को पढ़ाया गया था इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, उसको इंटीग्रेट कर दो, टेम्परेचर तो फिक्स ही है इसका। तो ये बन गया माइनस डी क्यू बाई टी और ये बन गया प्लस डी क्यू बाई टी। तो बताइए इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम और ये सराउंडिंग इस स्टेज पे अगर देखा जाए तो ये इनका डेटा है। अगर इनको जोड़ दे उठा के दोनों को तो डेल्टा एस यूनिवर्स आ जाएगा। डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू कितनी आएगी फिर बताओ? अगर यहाँ पे डेल्टा एस यूनिवर्स निकालें या डेल्टा एस टोटल निकालें तो डेल्टा एस टोटल कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ दोगे उठा के। तो डेल्टा एस सिस्टम लीजिए, डेल्टा एस सराउंडिंग लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो मान लो एक सिस्टम था जो कि टी टेम्परेचर पे था, उसने डी क्यू हीट ट्रांसफर कर दी सराउंडिंग को, तो ये सिस्टम का डेटा, ये सराउंडिंग का डेटा, दोनों को जोड़ो। जब दोनों को जोड़ोगे तो लॉजिक क्या आएगा? फिर देखो लॉजिक आएगा, इसके लिए आंसर आप लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई टी, इसके लिए आप आंसर लिखेंगे प्लस डी क्यू बाई टी, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो नेट आंसर आएगा 0। इसलिए देखिए पीछे अगर आप समझ पा रहे हो तो पीछे यही बात समझाई गई थी कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं जो हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलते हैं, उनमें जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है यूनिवर्स का वो शून्य आता है। यही बात आपको पीछे यहाँ पे बताई गई। ये पॉइंट समझ में आ गया? और ये पॉइंट मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। तो ये इक्विलिब्रियम कब आता है समझ में आ गया? रिवर्सिबल प्रोसेस में, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ से कवर हो गया। अब इसमें अगर मान लीजिए इरिवर्सिबल प्रोसेस, नेचर में कैसे प्रोसेस होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ नेचर में नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे नेचुरल प्रोसेस सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं। नेचर हमेशा सपोर्ट ही इरिवर्सिबल प्रोसेस को करता है, मतलब सारे प्रोसेस एक तरफा होते हैं, कोई भी रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि रिवर्सिबल तो हम कराते हैं ना जबरदस्ती। आपने देखा ना वो डीएम मास वो हटा रहा था फिर एक आदमी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो नेचुरल थोड़ी होते हैं, इरिवर्सिबल नेचुरल होते हैं। तो अगर आपसे पूछे इरिवर्सिबल प्रोसेस का दूसरा नाम, तो आप बोलेंगे नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस। तीसरा नाम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसके 3 नाम हैं। अब ये जो 3 नाम है इनको जरा समझना शुरू करें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, एक एफई की रॉड है, कोई रिवर्सिबल का एग्जांपल हमने पीछे ले लिया, अब एक हम इरिवर्सिबल का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एफई की एक रॉड है और वो जो एफई की रॉड है वो काफी गर्म है, सपोज उसका टेम्परेचर T1 है और वो 400 केल्विन है। उसको आपने सराउंडिंग में रख दिया और जो सराउंडिंग है बाहर मान लीजिए वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है और इसको आपने T2 बोल दिया, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। तो मेरे को एक बात बताइए, हीट ट्रांसफर कहां से कहां होना चाहिए? ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताइए, कोई थर्मो मत लगाइए। तो आप बोलेंगे हीट ट्रांसफर होना चाहिए गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ। तो देखिए हीट ट्रांसफर ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए, आप एक आयरन की रॉड ले रहे हैं जो कि 400 केल्विन पे मतलब गर्म है और उसको आप 25 डिग्री पे खुला छोड़ दे रहे हैं, तो रॉड तो धीरे-धीरे ठंडी हो जाएगी ना, और रॉड धीरे-धीरे ठंडी हो जाएगी तो इसका हीट ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हुआ और अच्छा खासा हीट ट्रांसफर होगा, है ना। तो यहाँ से क्यू एनर्जी, यहाँ से क्यू हीट फॉर्म में यहाँ से चला गया। अब क्यू हीट जब यहाँ से चली गई तो बताइए सराउंडिंग को हीट मिली और सिस्टम से हीट गई, ये सिस्टम है अपना। फिर इस बार अगर आप चेक करें तो ये प्रोसेस जो हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो आप कहेंगे ये स्पॉन्टेनियस है। ये आपको कैसे पता चला कि ये स्पॉन्टेनियस है? क्या कोई थर्मो लगाई आपने? नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस है ऐसा होना
ऐसा होना नेचुरल, ऐसा होता है, आपने देखा है। गर्म रॉड को अगर आप एटमॉस्फेयर में रख दें, Fe की रॉड 400 केल्विन पे, उसको एटमॉस्फेयर पे रख दें तो ठंडी हो जाएगी। ये नेचुरल है, ऐसा होता है। तो बताइए ऐसा होना स्पॉन्टेनियस है, ये बात हमको पहले से पता है। स्टेटमेंट नंबर 1 कि आयरन की इस रॉड का ठंडा हो जाना यानी कि हीट का फ्लो इधर से इधर होना, हीट का फ्लो इधर से इधर होना, जिस तरफ एरो बनी है, सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, ये नेचुरल है, ये हमको पहले से पता है। एक स्टेटमेंट डन हो गया। अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? हम ये प्रूव करने जा रहे हैं जब हीट का फ्लो ऐसा होता है तो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज होता है वो कैसा होता है, वो निकालने जा रहा हूं, उसको कनेक्ट करेंगे इससे। अब देखिए ध्यान से, यहां पे T1 की वैल्यू अगर आप चेक करें तो क्या T2 से ज्यादा है? यस, T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है। तो अगर आप डेल्टा सिस्टम निकालिए, डेल्टा एस सिस्टम, और यहां पे डेल्टा एस सराउंडिंग निकालेंगे आप, और दोनों को चेक करें, तो बताइए डेल्टा सिस्टम क्या लिखेंगे? हीट यहां से गई तो यहां के लिए साइन कन्वेंशन माइनस क्यू, इसको हीट मिली तो इसके लिए साइन कन्वेंशन प्लस क्यू, तो इसके लिए लिखेंगे आप माइनस क्यू बाई T1, है ना? और इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ? प्लस क्यू बाई T2। पॉइंट क्लियर? और ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे, जैसे पिछली बार भी आपने जोड़ा था, इस बार भी जोड़ दो और निकालो कि डेल्टा एस यूनिवर्स कितना आ रहा है। इस बार देखिए, जब डेल्टा एस यूनिवर्स आप निकालेंगे तो फिर से उसकी वैल्यू लिखेंगे आप डेल्टा। अभी आपको पता थोड़ी कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, हम तो चेक कर रहे हैं। कोई पूछे भाई साहब को पता है क्या पहले से कि कैसा आने वाला? नहीं, हम तो चेक कर रहे हैं। तो हमने कहा दोनों को उठा के जोड़ के देखते हैं क्या कंडीशन तैयार होती है। तो हमने दोनों को उठा के जोड़ दिया। जब दोनों को उठा के जोड़ा तो बताइए यहाँ पे कितना है आंसर? माइनस क्यू बाई T1, यहाँ पे प्लस क्यू बाई T2, दोनों को उठा के जोड़ दो। अब देखिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये थर्मल इक्विलिब्रियम थोड़ी बना के बैठेगा। ये T1 है, ये T2 है, गैप बड़ा है, देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम थोड़ी है यहाँ पे, है ना? तो माइनस क्यू बाई T1 और इसके लिए प्लस क्यू बाई T2, दोनों को उठा के जोड़ दो। जब दोनों को उठा के आप जोड़ेंगे, एक सवाल इसको सॉल्व करिए, तो यहां से देखिए क्यू कॉमन ले लें आप। क्यू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? माइनस 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसा लिख लें, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। इसको चाहे तो आप ऐसा लिख लें, क्यू ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 T2। क्लियर? अब बताइए इतना हो जाने के बाद क्या T1 की वैल्यू बढ़ी? तो ये बड़ा है, और अगर ये बड़ा है इससे तो फिर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है पूरा। फिर देखो T1 बड़ा है तो यानी कि T1 माइनस T2 पॉजिटिव, T1 T2 भी पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव है। तो बताइए आंसर कैसा आ गया? आंसर पॉजिटिव आ गया। पॉइंट समझ में आया? तो प्रूफ क्या हुआ? इतने कंसेप्ट से प्रूफ किया, प्रूफ ये हुआ कि जो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव आ गया। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब मुद्दा ये निकला। दो बातों को मैं मिला रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। नंबर एक बात, Fe की जो ये रॉड थी, इससे हीट का फ्लो यहां से यहां होना, सराउंडिंग की तरफ होना, मतलब हॉट टेम्परेचर से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होना, ये स्पॉन्टेनियस है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, जब ऐसा होता है तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है। स्टेटमेंट नंबर 2। अब दोनों को मिला दो, दो लाइनें सुनना ध्यान से। ऐसा होना स्पॉन्टेनियस है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा होने पे डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आता है, नंबर 2। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस चीजों का डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होता है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होता है। और देखिए पीछे, देखिए ये तो लिखा हुआ है, पढ़िए, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? कहां से आया? क्या ये भी क्लियर और ये भी क्लियर? दो क्लियर कर दिया मैंने, दो। हेलो, बताइए ये प्रूव कर दिया मैंने, आयरन की रॉड को ठंडा करके प्रूव करा दिया ये ऐसा होता है। तो ये ऐसा सिर्फ कहने से नहीं हो रहा है, कर रहे हैं, सॉल्व करके दिखाया, मैथमेटिकली दिखा दिया आपको। ये भी आपको मैथमेटिकली दिखा दिया। अब मेरे को बताना, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, तो ये तो अपने आप सोच सकते हो ना आप, कैसे? भाई अगर पॉजिटिव होना स्पॉन्टेनिटी दिखा रहा है तो इसका अपोजिट नेगेटिव होना नॉन स्पॉन्टेनिटी दिखाएगा। इतना सामान्य ज्ञान तो आप लगा ही सकते हैं कि अगर पॉजिटिव होना स्पॉन्टेनिटी दिखा रहा है तो नेगेटिव होना नॉन स्पॉन्टेनिटी है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप यही हीट का फ्लो वापस करा दें, ऐसे कहें कि हम ऐसे कराएंगे, तो मान लो हम हीट का फ्लो ऐसा ऐसा दिखा दें गलती से, हालांकि ऐसा होगा नहीं, हम ऐसा दिखा दें, तो ऐसा ऐसा आप दिखाएंगे तो आंसर कैसा हो जाएगा बताइए? ऐसा अगर आप हीट का फ्लो दिखा दें तो डेल्टा एस इनवर्स आप चेक करेंगे, वो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बताइए हीट का फ्लो इधर होना स्पॉन्टेनियस है, इधर होना नॉन स्पॉन्टेनियस? मेरे ख्याल सबको क्लियर है बात है। हेलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर पे चलते हैं। तो अभी तक आपको 3 बातें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। आप 5 नंबर पे आइए। अब हम लोग एंट्रोपी के कैलकुलेशन पे चलें। तो कोई पूछे आपसे एंट्रोपी कैसा फंक्शन है, तो आप कहेंगे एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। बता चुका हूं मैं आपको एंट्रोपी स्टेट फंक्शन क्यों, वो सब चर्चा हो चुकी है। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो मान लीजिए आप एक ग्राफ प्लॉट करें, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है,
और ये मान लीजिए प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। पढ़ाने से गला खुल रहा है, क्या बात है। तो ये चल रहा है। थोड़ी भी तबीयत मेरी सही रही तो मैं क्लास ले लूंगा उसी इफिशियंसी से, थोड़ी भी अगर सही रही, मतलब हल्की फुल्की भी तो भी। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेट क्या है, P1 V1 T1। यहाँ पे स्टेट क्या है, P2 V2 T2। अब बिल्कुल ही लेट गए तो मतलब फिर तो क्या है? तो यहाँ पे देखिए एंट्रोपी का S1 है, यहाँ पे एंट्रोपी S2 है। ठीक है, दो स्टेट है, मान लीजिए इनिशियल स्टेट ये, फाइनल स्टेट ये। आपने ऐसे एक प्रोसेस कराया और आपसे कहा गया साहब इस पे, ये स्टेट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 1 पे प्रेशर कितना है, P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। स्टेट नंबर 2 पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। और स्टेट नंबर 1 पे एंट्रोपी S1 है, स्टेट नंबर 2 पे एंट्रोपी S2। ठीक है, तो आपसे कहता है कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस, ये जो भी प्रोसेस हुआ है इसमें निकाल के दिखाइए। तो अब सवाल उठता है, एंट्रोपी चेंज निकालने का आपके पास एक कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट है आपके पास। आप कहेंगे भाई साहब मैथमेटिकल तो मैं एक ही तरीके से निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल dq/t। यही फॉर्मूला बताया गया था आपको मैथमेटिकल। तो आप कहेंगे इससे निकाल लो। अब वो कहेगा आपसे इससे कैसे निकालने, इससे निकाल नहीं सकते, क्यों? कहें इससे तब निकाल लेते जब आपको हीट दी जाती। कह रहे डी दे दो, कितनी हीट आपने प्रोवाइड वगैरह की, या इसमें कितना हीट चेंज हुआ है ये दे दो तो निकाल देंगे। कह रहे हैं डी हीट ट्रांसफर बताया नहीं उसने। तो बताइए अगर सिस्टम में क्वेश्चन में डी ही ना दिया जाए, इफ डी इज नॉट गिवन, इसकी डेटा ही नहीं दिया है कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, तो फिर आप कैसे करेंगे? मुद्दा उठता तब क्या करोगे भैया? हीट ट्रांसफर कितना हुआ ये बताया नहीं उसने, जैसे पहले सवालों में बता देता था ना, यहाँ से 20 जूल गया तो आप निकाल लेते थे सब कुछ बैठ के। अब कुछ बता ही नहीं रहा, कह रहा डी कुछ नहीं बताया, करो ऐसे। एक प्रोसेस है, डी दिया नहीं है, डेल्टा एस निकालो। अब सवाल उठता है, अब सवाल फंस जाएगा, अब क्या किया जाए? इस सवाल से निकलने का एक ही तरीका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आइए समझते हैं, 6 नंबर पे आइए। समझ में आया मुद्दा क्या है, कि मुद्दा फंसता कब है? तो हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालने जा रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस में, और मैं एक ही कंसेप्ट बताऊंगा, उससे सब हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू, एक ही प्रोसेस में एक ही कंसेप्ट है, इंटीग्रल dq/t। चाहे कोई भी प्रोसेस लगाइए तो आप हर प्रोसेस में यही लगाएंगे। ठीक है, आपने कहा ये लगा दो भैया, ठीक है ओके। अब ये लगा दिया तो मान लीजिए एक सिस्टम है ना, उसके लिए साइन कन्वेंशन कैसे लगाओगे? साइन कन्वेंशन हमने पढ़े हुए हैं कि मान लीजिए एक सिस्टम है, उसको हीट मिली, उसकी एनर्जी पहले E1 थी, बाद में मान लो E2 हो गई, सिस्टम को हीट मिली। तो अगर सिस्टम को हीट मिली तो साइन कन्वेंशन, ये देखो हीट यहां अंदर आई मान लो, और सिस्टम में कुछ वर्क कर रहा है। ठीक है, जनरल बात कर रहे हैं एकदम। तो मान लीजिए सिस्टम को मैंने कुछ हीट दी, कितनी हीट दी, मान लो क्यू हीट दी, तो हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन मान लीजिए सिस्टम ने कर दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, आपसे कहता है ये चल रहा है मान लीजिए, अब लगाओ, और कुछ दिया ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? डीक्यू आपको दिया नहीं है तो डीक्यू आप निकाल सकते हैं ना, कहां से? मैं कहूंगा डीक्यू अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, डीक्यू में निकाल लूंगा। कहां से निकालूंगा? फ्लोट से। तो मैं लगाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर इस सिस्टम पे आप लगाएं तो आप लिखेंगे E1, देखना डीक्यू अगर ना दिया जाए तो डीक्यू ढूंढा कैसे जाता है, समझना जरा। E1, सिस्टम को एनर्जी कितनी मिली, प्लस क्यू, गई कितनी, माइनस डब्ल्यू, तो E1 प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू। अब माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं बताओ, पी डेल्टा में। चेक करो, E1 थी, क्यू आपने सिस्टम को दी तो प्लस क्यू, सिस्टम ने पी डेल्टा वी का वर्क कर दिया तो माइनस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल कितनी होगी, E2। ये लगाना सबको समझ में आता है आराम से। ये कौन सा लॉ लगा रहे हैं भैया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लगा सकते हैं आराम से। कहां लगा सकते हैं? हर जगह लगा सकते हैं, जनरल कंसेप्ट है। अब अगर ये जनरल कंसेप्ट इसको लगा सकते हैं तो इसको आगे बढ़ाइए फिर, है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इससे निकालते हैं E2 माइनस E1। देखो E2 माइनस E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, यहां से Q की वैल्यू देखो, E2 माइनस E1 को ले तो डेल्टा ई, तो ये हो गया डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा वी। यहां से Q की वैल्यू आ गई डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, क्या Q आपको क्वेश्चन में दिया था? नहीं। क्या आप Q ढूंढ सकते हैं? हाँ। किसकी मदद से? फ्लोट की मदद से। तो मैंने फ्लोट लगाया और Q ढूंढ डाला। अब देखिए जब मैं Q ढूंढूंगा तो अगर आपने एक
बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया तो क्यू लिखोगे, अगर आप छोटा अमाउंट ट्रांसफर करो तो डी क्यू लिख दो। अगर बड़ा इंटरनल एनर्जी में चेंज है तो डेल्टा ई लिखो, और छोटा सा है तो डेल्टा ई की जगह डी लिख दो। यहां पे अगर छोटा सा वॉल्यूम में चेंज होगा फिर तो पी डीवी लिख दो। तो बताइए क्या डी क्यू की जगह पे मैं डी प्लस पी डीवी लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलोगे? तो बताइए क्वेश्चन में उसने मेरे को डी क्यू दिया था, नो। मैंने क्या डी क्यू ढूंढ लिया? यस। अब मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे को डेल्टा एस मिल जाएगा, यस। चाहे कोई भी प्रोसेस आ जाए। क्या खेल समझ पा रहे हैं कैसे खेल रहे हैं? एकदम जनरल कंसेप्ट है। तो बताइए ये फॉर्मूला कैसा है? जनरल का फॉर्मूला है, हर जगह लगता है, हर प्रोसेस में। फ्लोट कहाँ लगता है? हर जगह लगता है। अब मैंने क्या किया, बस इन दोनों को मिला दिया। मैंने इन दोनों को मिला दिया तो इसको इससे अटैच कर दिया जिससे मेरे को डी क्यू मिल जाए। समझ में आया मामला? अब करना शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी सही, अभी सही चलें। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको कि डीक्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ से, और फिर डेल्टा एस निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट जनरल है, ये कंसेप्ट भी जनरल है, दोनों को मिला दो तो एक जनरल आंसर मिल रहा है जो हर जगह आप लगा सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस में। चलिए स्लाइड नंबर 7 पे आइए। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों कंसेप्ट को मिला दिया। तो पूछो भाई सब कैसे निकालोगे? करें डेल्टा एस निकालूंगा पहले तो। कहने कैसे? इंटीग्रल डी क्यू बाई टी से। कहने फिर क्या करोगे? कहेंगे फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दूंगा इसके अंदर। करें वो क्या आता है, वो उससे क्या आंसर मिलता है? तो कहेंगे उससे भी निकाला ना पीछे, डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस पी डीवी। कहने फिर क्या करोगे? कहेंगे इसको पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे तुरंत आप सॉल्व करना शुरू करें। अच्छा ये सब किसके लिए चल रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। आप छोटे छोटे चेंजेस लिख रहे हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चल रहा है सब कुछ, तभी तो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना? तो देखना अब जरा काम क्या करने जा रहे हैं, इस डीक्यू को उठा के यहाँ पुट कर रहे हैं। और अभी मैंने किसी प्रोसेस का नाम नहीं लिया, अभी मैं बिल्कुल जनरल बातें कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? एकदम जनरल बातें। तो बताइए इन दोनों को बस मिला दे रहा हूँ। अब इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो बताइए ये चेंज होकर के क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू की जगह क्या लिख देंगे बताओ? डीई प्लस पी डीवी डिवाइड बाई टी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? डी बाई टी प्लस इंटीग्रल पी डीवी बाई टी। यहां तक भी बात समझ में आती है? एकदम जनरल कंसेप्ट चल रहा है, किसी प्रोसेस का मैंने अभी तक नाम नहीं लिया, ध्यान सुनते जाइए। फिर आप क्या कहेंगे, तो आपसे कोई पूछे भाई साहब ये कहाँ वैलिड होता है, तो आप कहेंगे ये वैलिड इन ऑल प्रोसेस, वैलिड इन ऑल प्रोसेस। बस एक जगह गड़बड़ हो जाता है, वो मैं आपको बता चुका हूं कहां पे। जब आइसोलेटेड सिस्टम हो जाए तो एंट्रोपी चेंज यहां से नहीं निकालना है, क्योंकि उसमें डी क्यू जीरो हो जाएगा, ये बता चुका हूं मैं आपको पिछली क्लास में। हेलो, आइसोलेटेड सिस्टम में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, बाकी सारे प्रोसेस में चलेगा। ठीक है, तो ये जनरल कंसेप्ट एकदम। ये कैसा कंसेप्ट है? जनरल कंसेप्ट है। दोनों को मिला दो तो ये सब भी कैसा आ रहा है? जनरल कंसेप्ट है। अब मेरे को एक बात बताइए कि डी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ पे? अगर आपसे पूछे डी की वैल्यू क्या पुट कर सकते, तो आपने पढ़ा हुआ एक आइडियल गैस एक कंटेनर मान लो बंद है, तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे लिखते हो? एनसीवीडीटी लिख सकते हैं, डी की जगह एनसीवीडीटी। ठीक है, तो यहां जहां डी लिखा हुआ है यहां लिख दो एनसीवीडीटी। नेक्स्ट पॉइंट, पीडीवी की जगह क्या लिख सकते हो? पीवी इज इक्वल टू क्या? आइडियल गैस चल रही है, यस। तो बताइए आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी चल रहा होगा, यस। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी चल रहा होगा, तो बताइए पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? एनआरटी बाई वी। हाँ, कह रहे यहाँ पे पी की जगह पे पुट कर दो क्या? एनआरटी बाई वी। फिर अब वो आपसे सवाल पूछेगा, अगर वो टेक्निकल आदमी हुआ, कि ये तो आइडियल गैस है, ये तो गैस का प्रेशर है, गैस का प्रेशर तुमने यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर की जगह कैसे पुट कर दिया? भाई यहाँ तो एक्सटर्नल प्रेशर है ना पी, और यहाँ जो प्रेशर आप लगा रहे हो गैस का प्रेशर, तो आप कहेंगे प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। पिछली क्लासेस याद करिए। और रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर उसमें कोई खास डिफरेंस होता नहीं है,
तो आप इसकी जगह गैस का प्रेशर लगा सकते हैं। बता चुका हूं मैं सब बातें पहले भी। चलिए आगे बढ़े। तो बताइए डेल्टा एस की वैल्यू क्या लिखेंगे? इंटीग्रल डी की जगह लिख दो एनसीवी dt बाई टी, और यहां पे लिख दो पीडीवी की जगह पे, पी की जगह पे क्या लिख दो? पी की जगह एनआरटी बाई वी। जैसे आप लिखोगे पी की जगह एनआरटी बाई वी, तो बन जाएगा एनआरटी बाई वी इंटू डीवी बाई टी। चेक कर लो, पी की जगह पुट कर दिया, तो बताओ टी से टी कट गया, टी से टी चला गया भैया, और बताओ टी से टी चला गया तो यहां बचा एनआर बाई वी इंटू डीवी। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आइए, तो 8 नंबर पे, 8 नंबर पे चर्चा आगे बढ़ाई जाए तो यहां से आंसर आया डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल, फिर से लिख दे रहा हूं मैं यहां पे एन सीवी डी टी बाई टी, ये पहला फंक्शन आया, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो T1 से T2 तक टेम्परेचर वेरिएबल, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास? इंटीग्रल एनआरटी बाई वी, तो टी से टी कट गया तो एनआर बाई वी बचा, देखो एनआर बाई वी डीवी दिख रहा है, तो यहां लिखेंगे एनआर बाई वी डीवी, और यहां लिमिट क्या लगाएंगे? V1 से V2, वॉल्यूम वेरिएबल है देख लीजिए। क्लियर है? एकदम जनरल बातें कर रहे हैं। फिर क्या करें? इसको सॉल्व करो, और क्या करोगे? डेल्टा एस निकालना है, इसको सॉल्व करो। देखो एन कैसा है? कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। सीवी कैसा है? कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एन बाहर, सीवी कोई आइडियल गैस होगी तो उसका सीवी तो फिक्स होगा ना, FR बाई 2। तो अंदर क्या बचा? फिर अंदर बचा 1 बाई टी इंटीग्रल dt। ठीक है, फिर आप देखिए यहां से एन बाहर, आर कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा 1 बाई वी डीवी, लिमिट लगाओ T1 T2 V1 V2। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा ln t, और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा ln v। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीवी, यहां से आएगा ln t, लिमिट लगा दो इस पर T1 टू T2, यहां से आएगा एन आर ln v, और लिमिट लगा दो यहां V1 से V2। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, फाइनल आंसर आ गया। चेक करिए, इसमें फाइनल आंसर आएगा एनसीवी, अपर लिमिट लगाओ तो T2 ln T2 माइनस लोअर लिमिट माइनस ln T1, तो बन जाएगा ln ऑफ T2 माइनस ln ऑफ T1। उसको लिख सकते हैं ln ऑफ T2 बाई T1। ठीक है, तो सीधे लिख दें ln ऑफ T2 बाई T1। इतना क्लियर? बगल में आ जाओ, एन आर, यहां पे क्या आएगा? देखो ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1, तो बन जाएगा ln ऑफ V2 बाई V1। तो ये आंसर आ गया। अब देखिए ध्यान से, तो ये एक जनरल आंसर है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आया कहां से? यहां से, और ये कहां से आया? यहां से, ये कहां से आया? यहां से, ये कहां से आया? यहां से। इसमें क्या यूज किया आपने? दो जनरल कंसेप्ट, ये और एक फ्लोट। तो फ्लोट आप हर जगह लगा सकते हैं, ये सारे प्रोसेस पे वैलिड है, तो यानी कि ये सब पे वैलिड है, सब पे वैलिड है, तो एकदम कॉमन कंसेप्ट आ गया। अब इसके अंदर घुस जाइए थोड़ा सा। मान लीजिए आपसे कहता है मेरे पास डिफरेंट प्रोसेस आना शुरू हो गए भाई, 9 नंबर पे ही किसी ने मेरे को दिया रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अब देखिए उसी से सब कुछ निकल जाता है अगर आपका दिमाग चलता है तो। किसी ने मेरे को दिया रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना? अब कहता है सॉल्व करके दिखाओ, तो या तो आप शुरू से समझ लीजिए पूरा कंसेप्ट क्या है, एकदम आपको कुछ नहीं रटना है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिखिए? इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, जो लिखा था आपने। फिर बताना डी क्यू की जगह क्या लिख दो? डीई प्लस पी डीवी। कह रहे वो कहां से लिखो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फिर इसको दो पार्ट में तोड़ दो, जब इसको दो पार्ट में तोड़ोगे तो ये बन जाएगा डी बाई टी, है ना? देखो डी डी को लिख दो एनसीवी डी टी, पी डीवी को पी डीवी रहने दो फिलहाल। तो ध्यान से देखें अगर आप, तो यहां पे क्या आइसोथर्मल प्रोसेस तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टी कांस्टेंट है तो क्या डी टी जीरो है? और जब डी टी ही जीरो है तो डी भी जीरो है, क्योंकि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? ओनली ऑन टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था। तो अब क्या क्या बातें बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टी फिक्स है, पॉइंट समझिए, क्योंकि यहाँ पे टी फिक्स है तो आप कहेंगे डी टी जीरो है। P1 V1 की वैल्यू P2 V2 के बराबर है, यानी कि V2 बाई V1 की जगह हम कभी चाहें तो P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ें। अब बताइए मेरे को जरा एक बात कि अगर
dt 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये अगर टर्म ही 0 हो गया तो ये गायब हो गया, और ये गायब हो गया तो बचा सिर्फ कितना, इतना, और इसको इंटीग्रेट आप पहले कर चुके हैं, या बहुत लिखने का मन है तो फिर से लिख लो, इंटीग्रल p dv बाई टी बचा के, और p की जगह क्या लिख दोगे, nRT बाई v, जैसे लिखोगे तो t से t कट जाएगा, और से t से t जैसे कट जाएगा तो ये बन जाएगा nr बाई v dv। क्लियर? यहां लिमिट लगा दो वॉल्यूम v1 से वॉल्यूम v2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें आप तो ये बन जाएगा nr ln ऑफ, देखो यहाँ nr तो बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन किसका लगाओगे, सॉल्व किया ना, पीछे तो सॉल्व भी किया, वही उठा लो ना यहाँ से, देखो ये सॉल्व किया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln v2 बाई v1, यहाँ सीधे लिख दें आंसर, nr ln v2 बाई v1। क्लियर है इतना? चेक करिए, तो क्या आपने इसमें कुछ रटा? नहीं, सिंपल लॉजिक से चले और हमने बात को निकाल डाला। ये एंट्रोपी चेंज आ चुका है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। कितनों को समझ में आ गई बात यहाँ तक? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका कंटिन्यू करते हैं, 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर पे इसी को थोड़ा और समझ लीजिए, डॉट 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 कंटिन्यूस। तो अभी वही प्रोसेस चला रहे हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपसे कहते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में आगे बढ़ो भी, तो आप कहेंगे देखो यहां तक मामला पहुंच गया, डेल्टा एस आ गया एन आर ln ऑफ v2 बाई v1। इसको आप चाहें तो ऐसा लिख दें, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 nr, अब यहाँ पे लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ v2 बाई v1। और आप चाहें तो इसको आगे लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 nr log ऑफ p1 बाई p2। तो इनमें से कोई भी तरीका लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी बहुत सारे तरीके हैं समझने के। देखिए, जो कंसेप्चुअल आदमी होगा इस बात को बहुत तरीकों से एक्सप्लेन कर देगा, इस सब बातों को। जैसे नंबर 1, वो कहेगा साहब यहीं से एक्सप्लेन हो जाता है, इतना दूर क्यों है? कहेगा यहीं से हो जाता। डेल्टा एस क्या है? इंटीग्रल डी क्यू बाई टी। आप सुनते हैं ना ध्यान से, डी क्यू क्या है? डी प्लस पी डी। कैसा प्रोसेस करा है? आइसोथर्मल, तो डी कैसा हो गया? 0। तो आंसर क्या बचा? ये। और इसका इंटीग्रेशन आप देख लो आगे चल के क्या बना, इसका इंटीग्रेशन बना ये आंसर हो गया, खत्म। आइसोथर्मल में ये आंसर है, ये 0 हो गया। और समझने के तरीके देखिए, आइसोथर्मल में T1 T2 के बराबर होगा तो ये कट जाएंगे दोनों, ये कट जाएंगे तो ln1 बनेगा, ln1 0 होता है तो ये गायब हो गया। और तरीके देखिए, dt 0 होगा तो यही टर्म 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो सब 0। कहीं से भी आप जाइए आपको आंसर ये मिलने वाला है। और तरीके देखिए, आइसोथर्मल में अगर आप हीट, देखिए अगर आइसोथर्मल में आप हीट ट्रांसफर करेंगे तो हीट जो होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होने नहीं देना है, तो आप जितनी हीट देंगे उतने का सिस्टम वर्क कर देगा, तभी तो होगा ना ऐसा। तो मान लीजिए सिस्टम को आपने 10 जूल हीट दी, तो सिस्टम आपके लिए 10 का वर्क कर दे, तभी तो ये चीज डी 0 हो पाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपको बदलनी नहीं है, टेम्परेचर आपको बदलना नहीं, इंटरनल एनर्जी आपको बदलनी नहीं। अगर आपने कुछ हीट दी तो सिस्टम उतने का ही काम कर देगा, तभी तो सिस्टम का टेम्परेचर वही रहेगा। तो बताइए, अगर आपसे कहता है डी क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो वर्क डन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? है ना? तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से क्या आएगा? वर्क डन। वर्क डन का आंसर क्या आता था रिवर्सिबल आइसोथर्मल में? याद करो, 2.303 nRT log v2 by v1। याद करो, वर्क डन का आंसर आता था, वो तो साइन तो चलो बाद में देख लेंगे, साइन की बात तो छोड़ दीजिए। वर्क डन का आंसर आता था 2.303 nRT log v2 by v1, उसमें t डिवाइड कर दो। देखो वर्क डन का अमाउंट और q का अमाउंट सेम होगा, तो उसमें t डिवाइड कर दो, t कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2.303 nR log v2 by v1। वहां से भी समझा सकते हैं क्या, बहुत सारे तरीके हैं। बस वर्क डन के फॉर्मूले में t गायब कर दो, वर्क डन के फॉर्मूले में t गायब कर दो, आ जाएगा। बाकी साइन कन्वेंशन आपको देखने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन अपोजिट क्यों है, ध्यान समझिए। देखिए, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन सिस्टम करेगा, तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा, और हीट सिस्टम को मिलेगी तो हीट पॉजिटिव में आएगी, तो साइन अपोजिट चलेगा। जब वर्क पे साइन नेगेटिव चलेगा, वर्क बाहर की तरफ जाएगा, तो हीट अंदर की तरफ आएगी, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए, वर्क पे अगर साइन कन्वेंशन नेगेटिव था, वर्क का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो हीट डेल्टा एस का आंसर पॉजिटिव आएगा। समझ पा रहे पॉइंट? क्या अपोजिट चलेगा ना, हीट आई तो वर्क डन हुआ, 10 की हीट आई 10 का वर्क हुआ, कैंसिल, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। तो साइन कन्वेंशन आपको क्लियर है क्या? बिल्कुल आराम से। सिस्टम को जब जब हीट मिलेगी तो सिस्टम के लिए साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, चले, ये क्लियर। अब दूसरा प्रोसेस,
रिवर्सिबल आइसोकोरिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखिए रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा कि वॉल्यूम फिक्स है। अब अगर वी फिक्स होगा तो डीवी जीरो होगा, डीवी जीरो होगा तो डेल्टा वी जीरो होगा। अगर आप सीधे सीधे खेलना चाहें तो सीधे भी खेल सकते हैं। देखो कैसे, यहां पे आ जाओ, यहां से को भाई साहब ये लिखा जनरल, ये लिखा जनरल, मिला दिया ये भी जनरल। आइसोकोरिक है तो डीवी जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो बचा क्या, डी बाई टी, इसको इंटीग्रेट कर लो, ये आंसर है, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ये आंसर है, ये आंसर है तो ये आंसर है, चेक कर लो, ये आंसर है। क्या यहीं से दिख गया आपको आंसर? हेलो, ठीक है भाई। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट खत्म है क्वेश्चन। तो एक ही कंसेप्ट से देखिए सारे सवाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। भाई आप उससे कहो डेल्टा एस का, अगर आप लिखने का मन करा तो लिख लो भैया, इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, हालांकि खत्म हो गया। फर्स्ट लॉ लगा दो तो इसको लिख दो डी प्लस पी डी वी बाई टी, और बताइए डीवी अगर जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया तो बचा क्या, डी बाई टी, इंटीग्रल डी बाई टी। डी क्या होता है, सॉल्व कर चुके हैं, एनसीवीडीटी, बस खत्म हो गया, एनसीवीडीटी बाई टी इंटीग्रल। इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 2.303। पहले लिख लो एनसीवी एल एन टी टू बाई टी वन, फिर उसको लिख दो 2.303 एनसीवी लॉग टी टू बाई टी वन, चलेगा? क्लियर मामला? बताइए कि एक ही कंसेप्ट से मैं सारे खोल डाल रहा हूं। ये हो गया आइसोकोरिक। कितने लोगों को समझ में आ रही बात है? अब कौन सा प्रोसेस आना चाहिए बताओ नेक्स्ट? आइसोबारिक पे आ जाओ और एक एडियाबैटिक पे आ जाओ। मान लीजिए आपसे कहता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक पे आ जाओ पहले। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की चर्चा करें, ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल डी क्यू बाई टी। अच्छा, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डी क्यू जीरो, और अगर डी क्यू जीरो तो बताइए हीट ट्रांसफर ही जीरो, और अगर हीट ट्रांसफर ही जीरो हो गया तो सवाल यहीं खत्म हो गया। देखिए तो एडियाबैटिक में आप यहीं समझा दो ना, यहां से कह दो भाई साहब डी क्यू जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो फिर डेल्टा एस भी जीरो, खत्म हो गया, यहीं खत्म हो जाते हैं सवाल। तो आप चाहे तो लिख लें यहाँ पे अलग से कि डेल्टा एस जीरो। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, एंट्रोपी सेम है। नेक्स्ट रिवर्सिबल, 13 नंबर पे आ जाओ। फिर आपसे कहता है कि अगला प्रोसेस मान लीजिए आपके पास आ गया चौथा आइसोबारिक, इसमें क्या करोगे? करेंगे इसमें वही कार्यक्रम। देखिए आइसोबारिक में आप क्या करेंगे कि फिर से वही लिखिए, हो तो यहीं से जाएगा। देखो जहां से आप पहला कंसेप्ट निकाल रहे हैं वहीं से सारे सवाल लग रहे हैं। देखिए सारे सवाल मैं यहीं से निकाल रहा हूं, क्योंकि और कोई कंसेप्ट ही नहीं है। देखिए वर्कडन का दुनिया में कोई भी सवाल आ जाए तो वर्कडन का तो एक ही फॉर्मूला ना, माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी। सारे सवाल यहीं से निकाले थे मैंने। डेल्टा टेस्ट का भी एक ही कंसेप्ट है, खत्म, सिंपल। ठीक है, अब बताइए अगर आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर जो हीट ट्रांसफर होगा, क्या इसके बाहर यहां कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं? यस। और डीक्यू एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या हम डीएच लिखते थे? याद करो, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर को लिखते थे डीएच, और डीएच क्या होता था? एनसीपी डीटी। तो बताओ डीक्यू की जगह अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं हीट, तो डीएच लिखेंगे या डीएच बाई टी। डीएच क्या हो जाएगा बताओ? एनसीपी डीटी। तो ये बन जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, सीपी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/t dt। लिमिट लगा दो, कहां से कहां, t1 से t2, सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा ln ऑफ t। ln ऑफ t में ये बन जाएगा ln ऑफ t2 माइनस ln ऑफ t1, तो ln ऑफ t2 बाई t1। फिर इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो तो 2.303 n cp लॉग t2 बाई t1। क्या इससे भी आंसर आ गया? देखो भाई सबका मतलब सारे सवाल एक ही जगह से निकलने, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, सब के सब एक जगह से निकाल रहा हूं, यहीं से सब कुछ निकाल डाला। देखिए तो पूछे कि भाई साहब आपने जितना सॉल्व किया वो सब कहां सॉल्व किया? कहेंगे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट दो इस्तेमाल किए, एक फ्लोट और एक डेल्टा एस। कितनों को यहां तक समझ में आ गई बात? अब कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से। कंक्लूड अगर करें तो देखिए सबसे पहले आप कहें कि भाई साहब अगर यहीं पे आइसोथर्मल आ गया तो आप कह दो आइसोथर्मल में क्या करो, डी को जीरो डाल देना,
इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? ये। अगर यहीं पे आइसोथर्मल ना करके आइसोकोरिक आ गया तो इसको 0 डाल देना, तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर यहीं पे मान लीजिए एडियाबेटिक आ गया तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर यही 0 हो जाएगा। यहीं पे मान लीजिए आइसोबारिक आ गया तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर कर देना, तो यहाँ डीएच लिख देना, तो जहां पे एनसीपी एनसीबी आ रहा था वहां एनसीपी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो क्या सब एक ही जगह से निकालना है? ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़े, 14 पे आओ। क्वेश्चन लगाते हैं इसके जरा। क्वेश्चन लगाना देखिए जरूरी है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए न्यूमेरिकल लगाना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल ऑफ, अब ये लगाते नहीं लोग, इसको ना लगाएं तो खत्म है, ठीक है, बहुत जल्दी चीजें भी खत्म हो जाती है। कोई बिना किसी क्लैरिटी के चीजें खत्म करनी तो कोई दिक्कत थोड़ी, फिर तो खत्म ही है ना, सब्जेक्ट भी खत्म है, चीज भी खत्म है। क्लैरिटी रखनी है तो टाइम लगता है थोड़ा, पढ़ना पड़ेगा भी ढंग से। 2 moles of O2 gas सवाल पढ़िएगा। so that temperature rises from 0 degrees Celsius to 273 degrees Celsius। कंसेप्चुअल सवाल ध्यान से पढ़िए। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इन जूल पर केल्विन, CV इज इक्वल टू 2.5 R। ये ना भी दिया जाता तो आपको खुद ही समझना होता। प्रोसेस रिवर्सिबल है, ऐसा गिवन है। 4 ऑप्शन। $38.8, $28.8, $48.8, $58.8। शुरू करो, जितना आपको पढ़ाया पीछे ना उसी से कनेक्टेड है। स्टार्ट। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, फटाफट स्टार्ट करिए, लगाइए सब लोग। पोल स्टार्ट हो रहा अभी।
54%। देवाशीष, बेबी पांडा, अतुल चौधरी। देखिए, सबसे पहली चीज तो प्रोसेस को पहचानना होगा। यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्लोज्ड वेसल। ए वी क्लियर? क्लोज्ड वेसल, ठीक है। क्लोज वेसल का मतलब होता है कि वी कांस्टेंट है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपको खुद ये सब चीजें पहचाननी होंगी। क्लोज वेसल लिख दिया, इसका मतलब वी फिक्स है। वी फिक्स है तो फिर इसका मतलब डी वी जीरो है। इसका मतलब जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है। और अगर आइसोकोरिक रिवर्सल प्रोसेस में आप आंसर लिखें तो आप सीधे लिख सकते थे। आप पढ़ा हुआ आपने। पहला काम प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आप फॉर्मूला तो तब लगाएंगे जब आपको प्रोसेस समझ में आए, क्योंकि हर बार उतनी क्लैरिटी से वो प्रोसेस का नाम नहीं देगा। रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आप सोचें कि फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा। मान लीजिए आपको फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है ना, तो दिमाग में कैसे लाएं फॉर्मूला, वो भी सीख लीजिए। वहां बैठ के आप पिछली स्लाइड तो खोलेंगे नहीं कि भाई साहब पुरानी स्लाइडें दिखाओ और फिर ये सब देखूं मैं सॉल्व करूं, ये रट के जाएंगे। तो सिंपल लॉजिक समझिए। डेल्टा एस क्या होता है? इंटीग्रल डी क्यू बाई टी। डी क्यू क्या होता है? डी प्लस पी डी वी। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो पी डी वी जीरो हो गया, बचा डी बाई टी। डी क्या होता है? एन सी वी डी टी। आंसर क्या हो गया? 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाई टी वन। क्या फॉर्मूला अपने आप रिकॉल हो गया? मुश्किल से 3 सेकंड लगे, 3-4 सेकंड, अगर आप जल्दी से कार्यक्रम करें तो ये क्लैरिटी होती कंसेप्ट की। आपको मतलब कुछ रटना नहीं है। वहां आप कुछ रिवाइज करके भी अगर नहीं जाते हैं तो भी आप लगा के आएंगे सवाल 50। और जल्दी, वो भी इतना कोई टाइम भी नहीं लग रहा इसमें। चलिए देखें, वी कांस्टेंट है, डी वी जीरो है, आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। सॉल्यूशन देखें। टेम्परेचर जो T1 दिया हुआ है और जो T2 दिया हुआ है उनकी वैल्यू निकाल लें। T1 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। T2 की वैल्यू 273 डिग्री। ये T1 है, ये T2 है। T1 0 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, केल्विन में लगाना भैया। और ये 273 डिग्री है, इसमें 273 ऐड कर दो, 546। ठीक है, तो ये हो गया T2 और ये हो गया T1। दोनों को पुट कर दें। फॉर्मूला आपको बताइए। डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एनसीवी लॉग ऑफ T2 बाई T1। अच्छा, मोल कितने दिए सवाल पढ़ो? 2 मोल, तो ये हो गया N। सवाल में चीजें समझ में आ रही क्या कैसे? अच्छा, यहाँ पे देखो गैस जैसी है, वो कैसी है? डाइटोमिक। तो अगर ये नहीं भी दिया जाता तो भी आप लिख देते 5/2R। पढ़ा चुका मैं आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है इसमें, 5/2R। डाइटोमिक, ये सब हो चुका है क्लास में। कई बार आपको सीवी दिया नहीं जाएगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? 2.303 एन की वैल्यू 2, सीवी की वैल्यू 2.5R इंटू लॉग ऑफ T2 बाई T1। T2 कितना? 546। T1 कितना? 273। सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा log 2। ये बन गया log 2। आर की वैल्यू पुट करो। आंसर किस में चाहिए आपको? आंसर चाहिए आपको जूल वाले में। ठीक है, तो आर की वैल्यू जूल वाली लगाएंगे। समझ में आ रही बात कैसे? आर की वैल्यू वही लगाएंगे जिसमें आपको आंसर चाहिए। 2.5, आर की वैल्यू लगाओ 8.31 जूल वाली, इंटू ये बन जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू 0.3, 2.303 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 8.314 इंटू 0.3010। तो अप्रॉक्स ले लो। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व कर लो, इसको आंसर मिल जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल रहा होगा 28.8। ठीक है, क्लियर? चले आगे बढ़े। वैसे भी आप थोड़ा दिमाग लगाया तो बिना पूरा सॉल्व किए भी निपट सकते थे, क्योंकि आंसर देखिए दूर दूर है। 38, 28, 48, 58, तो मतलब गैप है 10-10 का। चेक करिए, 2.5 इंटू 2 करो तो 5, ये देखो 5 बन गया, 5। और 5 और 8 मल्टीप्लाई करो तो 40, करीब करीब 40। और 40 इंटू 2 कर दो तो करीब करीब 80। और 80 इंटू 0.3 कर दो, 80 इंटू 3 कितना होता है? 240। और 0.3 कर दो तो 24। 24 के आसपास आंसर आएगा। उससे थोड़ा बड़ा इसलिए आएगा क्योंकि इसको आपने 2 माना है, इसको आपने 8 माना है, सबको थोड़ा छोटा छोटा माना है, तो 24 से हल्का सा बड़ा आंसर आएगा। तो 28 के आसपास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो पूरा नहीं सॉल्व किया जाता। अगर आपका दिमाग चलता है, देखिए दिमाग मेरा अभी भी चल रहा है,
जबकि परिस्थितियां बहुत खराब हैं, लेकिन दिमाग मेरा काम करना कभी नहीं छोड़ता है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो कुछ बाकी काम नहीं आता। कितना भी खराब माहौल हो, दिमाग को जिंदा रखिए, वही बचाएगा आपको। 15 नंबर, 16 पे आइए। एक और सवाल। ये एक प्रोसेस है और आपको इसका डेल्टा टेस्ट निकालना है। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसके लिए आपने प्रोसेस कराया वो मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, और वो 2 मोल है। ये गिवन है सवाल के अंदर। आपको बताना है, आर की वैल्यू भी दे रखी है साइड में, 8.314 जूल पर मोल पर कैलोरी। आपको बताना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। स्टार्ट करिए। 4 ऑप्शन। अब ये टेक्निकल सवाल नहीं है, ये आप एक बार लगा लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहेगा, और आप सिर्फ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जान के पहुंच जाएंगे वहां एक फॉर्मूला याद करके, तो फिर आप हमेशा डरते रहेंगे कि कहीं कुछ ढंग का ना आ जाए, और वो डर ही पूरा पेपर खराब कर देता है। स्टार्ट करिए, जिसका होता जाए अंगूठे दिखाते जाइए। पोल शुरू कर रहा हूं, लगाना शुरू करिए। स्टार्ट। तो मैं फीवर नाप के आता हूँ।
चलिए स्टार्ट करें। 59% लोग का सही हुआ है। बी पढ़ना अलसी आत्मा तो चौधरी। देखिए सबसे पहली चीज प्रोसेस को पहचानना होगा आपको, ठीक है? सुनिए ध्यान से। देखिए इस प्रोसेस में पहली बात तो ग्राफ बना हुआ, तो यानी कि रिवर्सिबल है। ग्राफ बना है इसका मतलब रिवर्सिबल है, नंबर एक। दूसरी बात, इस पॉइंट को अगर आप पकड़े स्टेट नंबर 1 को और इस पॉइंट को पकड़े स्टेट नंबर 2 को, तो दोनों स्टेट में आप चेक करिए। स्टेट नंबर 1 ये है और स्टेट नंबर 2 ये है। तो इस पॉइंट पर अगर आप चेक करें तो प्रेशर 6 है और वॉल्यूम 1 है। तो P1 इंटू V1 करें तो 6 इंटू 1। इस पॉइंट पे चेक करें तो P2 कितना 2 एटीएम और V2 कितना 3, तो 2 इंटू 3 करें तो 6। यानी कि दोनों पॉइंट पे आप चेक करें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो पहला क्रॉस चेक पॉइंट ये लग गया कि यहाँ हम समझ सकते हैं कि ग्राफ की एनालिसिस करने से हमको ये पता चल गया। ग्राफ की एनालिसिस मैंने यहाँ पे कर डाली और मैंने समझा कि सबसे पहली बात P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ रहा है। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। देखिए 6 इंटू 1 P1 इंटू V1 और 2 इंटू 3 P2 इंटू V2, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल है। एक ग्राफ प्लॉट हुआ है यानी कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। तो आपको समझ में आया कैसे चेकिंग हो रही है सवाल के अंदर? तो इस सवाल में नया कंसेप्ट था, तो फॉर्मूला आपको फटाफट रिकॉल होना चाहिए। अब आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस कैसे लिखेंगे आप? तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद है? अगर बहुत तेज करना है सवाल, वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद है? मॉड की बात करें उसके 2.303 एनआर लॉग V2 बाई V1, ठीक है? तो देखिए ध्यान से देखिए, तो 2.303 एनआर टी लॉग V2 बाई V1 जो था उसमें टी डिवाइड कर दो, क्योंकि हीट और वर्क डन इस बार बराबर होंगे, आइसोथर्मल है। तो आंसर आएगा 2.303 एनआर लॉग V2 बाई V1। टी गायब हो जाएगा, तो वर्क डन के फॉर्मूले में से टी गायब कर दो, आ गया फॉर्मूला। एक तरीका ये हो गया समझने का। दूसरा तरीका आपको वैसे नहीं समझ में तो डी क्यू लिख दो। डी क्यू को लिख दो डी प्लस पी डी बी। दिमाग में चलाओ, रटने की जरूरत नहीं है। डी प्लस पी डी बी और आइसोथर्मल तो डी जीरो हो गया, बचा गया पी डी बी। तो पी डी बी बाई टी को इंटीग्रेट कर दिया हमने। टी को लिख दिया एनआर टी बाई वी, तो टी टी कट गया, एनआर बाई वी, एनआर बाहर आ गया, अंदर आ गया एल एन ऑफ V2 बाई V1, उसको लिख दिया लॉग में। तो ये आंसर क्लियर। एक और बात, क्योंकि सिस्टम देखिए एक्सपेंड कर रहा है। देखिए सिस्टम अगर एक्सपेंड कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम ने वर्क किया है। अगर आइसोथर्मली सिस्टम वर्क कर रहा है, ध्यान सुनना मेरी बातें, अगर आइसोथर्मली सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि सिस्टम मेहनत कर रहा है। अच्छा, सिस्टम मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसका इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज हुई। क्यों? क्योंकि सिस्टम को उतनी हीट मिल गई होगी। देखिए सिस्टम जितनी मेहनत कर रहा है, सिस्टम को उतनी हीट मिली होगी। तो इस बार सिस्टम को हीट मिली है, सिस्टम से हीट गई है? तो कहेंगे मिली, क्योंकि एक्सपेंशन करना उसको, तो हीट मिलेगी। तो मान लो 10 जूल मिली, तो 10 का उसने वर्क कर दिया होगा, इसलिए तो उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब सिस्टम को हीट मिली है। तो बताइए सिस्टम के लिए आप आंसर कैसे लिखेंगे? हीट मिली है तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये पॉइंट समझ में आया? यहीं पे उल्टा सवाल बना देता, तो समझ गए बात को? अगर यही कंप्रेशन होता, यहीं पे अगर कंप्रेशन होता तो क्या होता? फिर कहानी पलट जाती। समझ में आ रही बात? साइन कन्वेंशन सीख पा रहे हैं? देखिए आइसोथर्मल में जितनी हीट सिस्टम को मिलेगी उतना वर्क डन वो सिस्टम कर देगा। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम को हीट मिलेगी। तो साइन कन्वेंशन डेल्टा एस के लिए पॉजिटिव, क्योंकि हीट आ रही है। हीट आ रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। क्लियर है? तो आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। ये समझ में आ गई बात? अब बस गुणा भाग है। हालांकि साइन में उसने देखिए आपको परेशानी नहीं किया है, लेकिन कर सकता है, तो उसकी क्लैरिटी भी आपके पास होनी चाहिए। 2.303 n की वैल्यू 2 लगाएं और जूल में आंसर चाहिए तो 8.314 लॉग ऑफ V2 बाई V1। V2 ये है, देखो 3 लीटर, ये V1 है 1 लीटर, तो 3 डिवाइड बाई 1। सॉल्व कर लो इसको। 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू लॉग 3, वैल्यू पुट करो तो बन रहा है 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 लॉग 3 आ गया 0.47। ठीक है, सॉल्व कर लें इसको। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आपको एक आंसर मिल जाएगा 18.27 के आसपास। सही जवाब ये। क्लियर? आगे बढ़े, गुणामा कर लें। ठीक है, तो गुणामा करने के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे 8 इंटू 2 कर दो, तो ये देखो 8 इंटू 2 16 बन गया। यहाँ देखो 8, देखिए ये 8 इंटू 2 कर दो 16, 16 इंटू 2 32, और 32 में 0.4 कर दो तो 4/10 लगा दो,
तो 32 में बाई 10 करोगे तो 3.2, 3.2 इंटू 4 कर दो तो 12 के आसपास। तो 12 13 से थोड़ा बड़ा ही आएगा, क्योंकि आपने इसको 2 माना है, इसको 8 माना है। देखो इसको 2 मान लो, समझना जरा कैलकुलेशन कैसे करो। इसको 2 मान लो, थोड़ा छोटा मान लो। इसको 8 मान लो, थोड़ा छोटा मान लो। ठीक है, इसको 2 मानोगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32। तो 32 आ गया, 32 इंटू 0.4 कर दो। 32 में 0.1 करोगे 3 पॉइंट, और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, 12 13 के आसपास। और उससे थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि आपने इसको छोटा माना है थोड़ा। तो ये वाकई थोड़े बड़े हैं, पॉइंट पॉइंट लगे हैं। तो 12 13 से हल्का सा बड़ा आंसर आएगा 18 के आसपास। क्लियर? ये गलत है, ये सही है, बाकी तो दूर दूर है, ये तो कट ही जाएंगे। ये दोनों तो क्रॉस है, इन दोनों में कंफ्यूजन था, ये क्लियर। बिना कैलकुलेशन के भी सवाल चल सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी में दिमाग को एक्टिव रखिए हर समय। 17 नंबर पे। अब यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक है, फिर एंट्रोपी चेंज निकालेंगे फेस ट्रांजिशन पे। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में मेरे ख्याल से आ गया। सारे प्रोसेस डन हो गए। देखिए 2 सवाल लगा लिया आपने, सारे प्रोसेस डन हो गए, सारे फॉर्मूले क्लियर, सारे कंसेप्ट क्लियर। हम लोग फेस चेंज पे आएंगे। 3-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग फेस चेंज पे आते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सिचुएशन चेक करूँ क्या चल रही है, फिर आप फेस चेंज पे आते हैं 3 मिनट के अंदर, 3-4 मिनट।
चलें आगे, ये भी क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ने जाने इसके बाद ये भी क्लियर, फटाफट हम उठा आगे बढ़े। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज हो गया काफी हद तक, अब एक बस बचा है मामला, वो भी खत्म कर लीजिए जिससे एंट्रोपी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन फेज चेंज। एक प्रॉब्लम यहां पे आती है फेज चेंज की, फेज ट्रांजिशन जहां पे हो रहा हो, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं। केस नंबर 1, जितनी बातें बता रहा हूं आपको सब, जब आप मॉड्यूल वगैरह लगाएंगे, सवाल लगेंगे पिछले साल के, आपको मिल जाएंगी चीजें। केस नंबर 1, एंट्रोपी ऑफ फिजन डिफाइन करें। तो एंट्रोपी ऑफ फिजन जब डिफाइन करेंगे आप, तो फिजन का मतलब मेल्टिंग है ना। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि ये शब्द एंट्रोपी ऑफ फिजन अगर कहीं भी लिखा मिल जाए तो इट इज वैलिड फॉर, या इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। यानी कि आपको अगर कोई बोलता है कि मैंने एंट्रोपी ऑफ फिजन आपको 20 दे दिया, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि 1 मोल के ऊपर डेटा दिया होगा, पर मोल का डेटा दिया होगा। ठीक है, जैसे एक सॉलिड लीजिए, उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मान लीजिए सॉलिड को आपने लिक्विड फेज में कन्वर्ट किया ऐसे। ठीक, तो यहां अगर एंट्रोपी ऑफ फिजन आप डिफाइन कर रहे हैं, वो वर्ड लिख रहा है डेल्टा एस फिजन निकालो, तो अंडरस्टूड है कि पर मोल पे ही बातचीत हो रही होगी। फिजन का मतलब मेल्टिंग। तो जाहिर सी बात है आपने 1 मोल सॉलिड को लिया होगा और उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, इसका आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है। अब मुद्दे की बात यह है कि जब भी ऐसा होगा, तो ये सब चीजें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही होंगी, जिन्हें हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये पूरा कार्यक्रम देखिए तभी होगा जब टेम्परेचर कौन सा आएगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेट हुआ होगा जो कि मेल्टिंग पॉइंट, और जो कि कांस्टेंट है। हर सॉलिड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका भी कुछ होगा, तो जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए H2O सॉलिड ले लें, तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप पानी लेते हैं H2O सॉलिड, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आप कितना लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा सॉलिड लिक्विड के बीच में। तो ये पॉइंट आप डिफाइन करेंगे, इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, दोनों रिवर्सिबिलिटी होगी, दोनों के रेट बराबर होंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे H2O सॉलिड और H2O लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। इस पे सवाल भी कर चुके हैं, तो कोई ना कोई टेम्परेचर सेट होगा, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कहानी चल रही होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मुद्दे की बात ये, अच्छा, जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा कुछ डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन भी आप पढ़ चुके हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी आप पढ़ चुके हैं। जब भी आप ऐसा कुछ डिफाइन करेंगे, तो एक प्रेशर का भी रोल होता है। ऐसा नहीं कि प्रेशर कुछ भी ले लें आप। ये सब H2 का 0 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं आप, ये मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं अगर सॉलिड लेते हैं। तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिफाइन होता है, ये 0 डिग्री 1 atm पे। तो इसमें एक प्रेशर का भी रोल होता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि प्रेशर 1 atm होता है, तब ये बात डिफाइन होती है। तो यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट ये सब बातें करी जाती हैं। तो जब भी आप ऐसा कुछ कंडीशन लेंगे जिसमें फेस चेंज हो रहा होगा, तो 2 चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो जब दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो आप पॉइंट क्या लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए प्रेशर की वैल्यू है 1 atm, है ना, टेम्परेचर की वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये मिल करके डिफाइन करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है। किसका, पानी का। समझ पा रहे हैं, एग्जाम्पल वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंसेप्ट आप जब भी फ्यूजन वाला डिफाइन करेंगे, इस प्रकार के कंसेप्ट डिफाइन करने के लिए आपको 2 बातें फिक्स करनी पड़ती हैं, पी एंड टी। 2 बातें कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, अब पी एंड टी जब फिक्स करेंगे तो आपसे कोई पूछता है कि डेल्टा एस निकालो, आप तो डेल्टा एस निकाल के दिखा दो। तो बताइए डेल्टा एस निकालने के लिए आप क्या करेंगे। डेल्टा एस निकालने के लिए आप लिखेंगे इंटीग्रल डी क्यू बाई टी। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे आप क्योंकि सब कुछ करा रहे हैं, तो यहाँ कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे बाहर। अच्छा, टी कैसा है, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। समझ में आया क्यों बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको हम लोग लिखते हैं डी एच। तो बन जाएगा डी एच और टी बाहर है, फिर डी एच को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो बन जाएगा डेल्टा एच। तो बन जाएगा डेल्टा एच बाई टी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप वो सब थोड़ी लगाएंगे एनसीपीडीटी और इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे तो टी कांस्टेंट है, बाहर आ गया ना। इसको इंटीग्रेट किया तो डेल्टा एच आ गया, खत्म। और ये डेल्टा एच की वैल्यू आ गई।
तो यहां से आपको आंसर मिल गया डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। ठीक है, तो एक आंसर फाइनल आपको मिल गया डेल्टा एस, इसको आप बोलेंगे नाम क्या देंगे, फिजन, इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। तो डेल्टा एच को क्या नाम देंगे, फिजन, और टी जो यहाँ नीचे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टी कोई आम टी नहीं है, वो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां आप लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ये कहां से आया, समझ में आ गई बात। तो इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में यूज किया जाता है डायरेक्ट। तो आगे चल के कैसे निकला वो सब समझ में आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, यहीं पे अगर मान लीजिए मैं केस नंबर 2 बनाऊं, अगला फेज चेंज। तो केस नंबर 2 अगर आप यहां बनाते हैं, तो मान लीजिए आपने एक लिक्विड लिया, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन पे आ जाइए। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन में क्या करेंगे, आप एक लिक्विड ले लें, पिछली बार मेल्टिंग था, इस बार वेपराइजेशन है ना, तो एक लिक्विड ले लो। तो लिक्विड लो और उसको वाटर में कन्वर्ट कर दो, वेपर में कन्वर्ट कर दो, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दो, तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। सॉल्यूशन में आप पढ़ ही चुके हैं सब। तो लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, एंट्रोपी ऑफ फिजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, तो डिफाइन ये 1 मोल के लिए होते हैं। तो इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, तो अंडरस्टूड हो जाता है अगर वो ऐसा कुछ बोल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पिछला वाला सवाल आया कोई, उसमें आपको डेल्टा एच फिजन उसने दे दिया 20, तो आप समझ जाएंगे कि पर मोल का दिया होगा, अपने आप अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है। उसने कहा डेल्टा एच फिजन दिया है मैंने आपको, तो अंडरस्टूड है पर मोल का दिया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, तो यहाँ पे जो लिक्विड आप लेंगे इसका मतलब 1 मोल, और इसको 1 मोल वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। ये सब भी जब होगा तो आप ध्यान से देखिए, तो ये सब कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट में। पढ़ चुके हैं आप सॉल्यूशन चैप्टर। ये सब कहानी जब आती है, इक्विलिब्रियम जब सेट होता है, तो जो टेम्परेचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट भी जब आएगा तो बताइए टी तो फिक्स हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कब होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, सब कुछ कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट चल रहा है, तो टी और पी दोनों फिक्स हो जाते हैं यहाँ पे। जब दोनों फिक्स हैं तो अब फिर से वही सब कार्यक्रम शुरू कर दें। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिखें, इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, और डी क्यू के बाहर यहाँ क्या लिखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर। टी कैसा है, कांस्टेंट है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर पानी अगर आप लें, तो पानी के केस में आप क्या लेंगे, यहाँ पे पानी का एग्जाम्पल ले लो समझने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पानी लेते हैं और प्रेशर लेते हैं 1 एटीएम के अगेंस्ट, तो उसका जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए टी कैसा, कांस्टेंट दोबारा आ जाएगा वैसे जैसे पहले आया था। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाई टी इंटीग्रल डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या लिखेंगे, डी एच, उसको इंटीग्रेट कर दें तो बन जाएगा डेल्टा एच। तो आंसर आएगा डेल्टा एच बाई टी। तो फिर से देखिए आंसर वैसा ही आ गया, सिमिलर। तो अगले केस में आप डायरेक्ट लिख दो भैया फिर। तो आंसर देखिए एक जैसे ही आ रहे हैं, डेल्टा एस इज इक्वल, क्योंकि दो बातें कांस्टेंट चल रही हैं इस प्रकार के सारे फेज चेंज में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ये फॉर्मूला यूज करें, तो यहाँ जो डेल्टा एस यूज होगा वो वेपराइजेशन है, ठीक है। यहाँ जो डेल्टा एच यूज होगा वो भी वेपराइजेशन है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर आप इस्तेमाल करेंगे वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे पिछली बार वो था मेल्टिंग पॉइंट। ये फर्क समझ में आ गया दोनों में। तीसरा केस 19 नंबर पे आइए। तीसरा केस है केस नंबर 3, और इसमें अगर सब्लिमेशन करवा दें आप एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, तो सब्लिमाइज जब आप करेंगे तो सीधे सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे गैस में, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सिमिलर आंसर लिख दें इस बार, तो 2 बार समझ चुके हैं आप। सॉलिड है, सीधे आप गैसियस फेज में कन्वर्ट करें इसको, जाहिर सी बात है 1 मोल को ही कर रहे होंगे तभी डिफाइन होता है। तो आप कहेंगे टी और पी कैसे करें, कांस्टेंट हर बार की तरह, कहने फिर सिमिलर आंसर लिख दें। हाँ, कैसे सिमिलर, पिछली बार आप 2 बार डिराइव कर चुके हैं, तो इस बार सिमिलरली लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। तो इस बार डेल्टा एच के नीचे कौन सा नाम देंगे, सब्लिमेशन। इस बार जो डेल्टा एस होगा उसको नाम देंगे सब्लिमेशन, और इस बार जो टेम्परेचर यहाँ पे इस्तेमाल होगा उसको भी बोलेंगे टी सब्लिमेशन। पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है। कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखें तो आपने ये सब भी पूरा पढ़ लिया। तीनों फेज चेंज में एक जैसे ही फॉर्मूले हैं, क्योंकि तीनों में एक जैसे ही कंसेप्ट है, ये दोनों हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, तो एक जैसे फॉर्मूले आ जाते हैं, ये फिर ये और फिर ये। अच्छा, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा केस नंबर 1 2 3 ये वाले है ना, और इसके पहले जितने प्रोसेस आपने पढ़े, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सब में देखिए कंसेप्ट तो एक ही है,
अगर पूछा जाए आप पूरे सवाल कहाँ से लगाते हो, कहेंगे सब के सब यहीं से लगने दो, एक ही कंसेप्ट है। तो बताइए कि सारे सवाल आपने यहां से लगा डाला एंट्रोपी चेंज की, इसी को मॉडिफाई कर करके सब निकाल डाला मैंने। यस, तो एक ही कंसेप्ट, जैसे वर्क डन का एक ही कंसेप्ट है, माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी, वैसे इसका भी एक ही कंसेप्ट है। क्लियर? सवाल, अब सवाल लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, सवाल नहीं लगाएंगे तो चीज गायब हो जाएगी दिमाग से। क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूं जो भी मैं पढ़ाता हूं उसमें सब कुछ रहता है, तो आपको रिवाइज बहुत अच्छे से करना होगा और कुछ नहीं पढ़ना कहीं से, लेकिन उसको बहुत ढंग से सब कुछ करिए। फॉर अ लिक्विड डेल्टा एच फिजन इज इक्वल टू 1.435 किलो कैलोरी पर मोल and molar entropy change for fission is 5.26 calorie per mole per kilo. Calculate melting point. 4 ऑप्शन, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस। शुरू करिए। बोल शुरू करें। अब देखिए मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। देख लिया? फोकस की कमी। देखिए सॉल्यूशन ध्यान से, कंसिडर आपको क्या लगाना है समझिए ध्यान से, फिजन पे लगाना है, तो यानी कि आपको तीनों वर्जन में से एक वर्जन उठाना था बस, ये वाला उठा लें इसको फटाफट। यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एस फिजन 24% का सही हुआ केवल, आलसी आत्मा बेबी पांडा अतुल चौधरी। डेल्टा एस इज इक्वल टू आप लिखेंगे डेल्टा एच बाई टी, यहाँ डेल्टा एस कौन सा लगाएंगे, फिजन, डेल्टा एच भी फिजन, टी मेल्टिंग पॉइंट। तो बताइए एंट्रोपी चेंज आपको दिया होगा 5.26, ये लगा दो यहाँ पे, और कैलोरी में दिया, ये ध्यान देना, ठीक है। डेल्टा एच आपको दिया है फिजन वाला, वो ये दिया हुआ, लेकिन ध्यान दीजिए किलो कैलोरी में दिया हुआ, तो हल्का सा वो यूनिट में बस खेल रहा है, बाकी सवाल सिंपल है। तो इसको किलो कैलोरी को 1000 मल्टीप्लाई करके कैलोरी में कन्वर्ट करो, यूनिट तो एक जैसी लगाओगे ना, तब आएगा सही मेल्टिंग पॉइंट। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट यहां से आएगा उसको आप सॉल्व करें थोड़ा, तो ये बन जाएगा 1435 डिवाइड बाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। यहां से मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू आ रही है 1435 डिवाइड बाई 5.26। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो टेम्परेचर आया है मेल्टिंग पॉइंट का, इसको सॉल्व करें देखिए, तो पूरा नहीं सॉल्व करना होता। देखिए 1500 के आसपास, ये 5 के आसपास, तो कटेगा तो करीब 300 के आसपास बचेगा, लेकिन वो केल्विन में आएगा। ध्यान दीजिए, जब कटेगा तो जो 300 आएगा वो केल्विन में आएगा, और आंसर आपको डिग्री में पूछा गया था। सही जवाब होगा 0 डिग्री के आसपास, क्योंकि बाकी तो बहुत दूर है। इस सब में 273 जोड़ो, तो ये दोनों तो बहुत ही आगे निकल गए, ये 373 है, ये 273 है, तो ये 300 के आसपास, ये 300 से काफी बड़ा हो गया। तो आप देखिए ध्यान से, इसको सवाल को पूरा नहीं सॉल्व करना होता, पहली चीज ये सीखिए। 1435 को आप मान लीजिए 1500, ध्यान सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, 1500 तो थोड़ा बड़ा माना है आपने इसको, यस ठीक है। नीचे वाले को थोड़ा सा छोटा मान लो, 5 मान लो, तो 1500 डिवाइड बाई 5 अगर आप करते हैं तो 300 आंसर आया केल्विन में, लगभग लगभग। लेकिन आंसर इससे छोटा या बड़ा है वो आप सोच सकते हैं। ऊपर वाले को आपने थोड़ा सा बड़ा माना है वो छोटा, तो आंसर थोड़ा सा छोटा आना चाहिए, इसका मतलब रियल आंसर 300 से भी कम आना चाहिए। और नीचे वाले को आपने थोड़ा सा छोटा माना जबकि वो बड़ा है, तो आंसर थोड़ा छोटा और आना चाहिए, यानी कि 300 केल्विन से थोड़ा छोटा आंसर आना चाहिए।
यानी कि 273 केल्विन के आसपास आएगा। आप चेक करेंगे, समझ में आया कैसे किया? इतना नहीं लगाना होता कि पूरा सॉल्व कर। 272.8 आप सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा करीब करीब 0 डिग्री सेल्सियस। ये सही जवाब था, और मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम लोगों का गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अगला चेक करिए। फाइंड आउट पढ़ो भी सवाल। ठीक है, स्टार्ट। पोल शुरू करें। फिर से मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन पे सवाल है। शुरू करें। सॉल्यूशन देखें, तो आपने कहा 1 ग्राम आइस, तो आइस आपने ली है और उसको आइस के साथ वाटर है, ये वाला क्लिप है। ठीक है, 48% आलसियात्मक विपांडव सुमित। ध्यान दीजिए, यहां पे फॉर्मूला आप लगाएंगे डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय टी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये लगाने के बाद आप यहाँ वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो डेल्टा एच फिजन जो दिया देखिए पर मोल का दिया हुआ, ये लगा देंगे यहाँ पे लगा देंगे 6.025। लेकिन ध्यान दीजिए ये किलो जूल में है। ठीक है, और अगर ये किलो जूल में है तो आपको आंसर तो जूल में चाहिए, तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना 273 केल्विन में लगाना है। तो ये इसको सॉल्व कर लो जरा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा करीब करीब, सॉल्व करो तो 6025 ऊपर बन जाएगा, नीचे 273 है। तो आप चेक करिए तो करीब करीब 22.06 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, मिल जाएगा। अब लेकिन ये आंसर है नहीं। अच्छा, ये जो आंसर आया वो किसमें, यूनिट क्या है उसकी, जूल पर मोल पर केल्विन। क्यों ये यूनिट कैसे भाई? क्योंकि ध्यान दीजिए मैंने आपको बोला था कि ये डिफाइन होता है पर मोल पे, ये मैंने बहुत बार बोला है। ये डेटा पर मोल का है, ये भी डेटा पर मोल का ही तो आया होगा, इसीलिए मैं बोल रहा था, ध्यान सुनिए इस बात को। तो ये ठीक है, डेल्टा एस फिजन तो आया है, लेकिन ये पर मोल का आया है। हम आपको पर मोल पे सवाल ही नहीं पूछा उसने। सवाल पढ़िए, उसने 1 ग्राम आइस के लिए सवाल पूछा। तो 1 ग्राम आइस के लिए सवाल पूछा थे तो 18 ग्राम के लिए आया। चेक करिए 22 नंबर पे आइए। तो सॉल्यूशन यहाँ पे कंटिन्यू करें इसका। तो बताइए डेल्टा एस आ गया, बिल्कुल ठीक बात है, फिजन आ गया है और वो 22.06 मान लीजिए आ गया, जूल पर मोल पर केल्विन में आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए ये तो 1 मोल के लिए है ना, तो 1 मोल आइस के लिए ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल आइस का मतलब 18 ग्राम आइस के लिए बिल्कुल ठीक है।
अगर आप 18 ग्राम आइस के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एंट्रोपी जो होता है वो स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये सब मैं पढ़ा चुका आपको। एंट्रोपी देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसका अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो अगर आप अमाउंट को कम कर देंगे, इसकी जगह पे मान लीजिए आपने सिर्फ 1 ग्राम लिया आइस, तो आप जैसे 18 की जगह पे 1 ग्राम लेंगे तो क्या आपने 1/18 टाइम्स कर दिया, और अमाउंट जब आप 1/18 टाइम्स करेंगे तो जो एंट्रोपी चेंज है वो भी 1/18 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सटेंसिव। तो इसके लिए जो डेल्टा एस आएगा वो आ जाएगा 22.06 डिवाइडेड बाई 18। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1.225, और ये आंसर आएगा जूल पर केल्विन। इसे मोल नहीं लगाएंगे, 1 मिनट रुकना। ठीक है। तो 1 ग्राम आइस के लिए आप आंसर ये देंगे, ये सही जवाब 1.225। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे परमोल नहीं लगाएंगे। यूनिट समझ में आ रही है? यहाँ परमोल लगाएंगे, यहाँ परमोल नहीं लगाएंगे। ये भी क्लियर? तो ये आंसर सही है 1.226 करीब। कितनी क्लैरिटी आ गई, समझ में आ गया? स्टेप पे सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं आज, है ना? काफी हो गया, एंट्रोपी खत्म हो गया, बाकी नेक्स्ट संडे कर लेंगे। अब आगे का भी कुछ पता नहीं है, अगर तबीयत सही रही तो फिर क्लास लगती रहेगी, तबीयत खराब रही तो फिर बीच में ब्रेक हो सकता है कुछ, है ना? देखते हैं क्या चलता है, अभी टेस्ट वेस्ट कराएंगे अगर और खराब होती तो। ठीक है, अभी फीवर आ रहा है मेरे को, मतलब सभी को आ रहा है घर में फीवर। ठीक है, चलिए नमस्कार। ठीक है, तो आगे जैसा होगा आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।